राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पे भरी दोपहर में 3 बजे के शुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर स्वागत करो। सुना के अंदर आ जाओ फटाफट से आ जाओ फिर करते हैं क्लास शुरू। करें भाई शुरू। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है आपने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने परसों यानी कल दशहरा था, दशहरे की छुट्टी थी, परसों हम लोगों ने नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और भी हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा था। और नेहरू रिपोर्ट के ऊपर भाई जैसे आपको पता है भाई नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी। और इन्हीं के जो सुपुत्र थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था। ठीक है, और ये प्रश्न तुम्हारा प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया था कि नेहरू रिपोर्ट के ऊपर किसने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। तो ऑप्शन के अंदर जवाहरलाल नेहरू भी ऑप्शन के अंदर था, तो आपको उसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू के ऊपर टिक करना था। ठीक है, एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर मैक्सिमम 25 के अंदर जवाहरलाल नेहरू टिक नहीं करते क्योंकि सोचा जवाहरलाल नेहरू ने तो रिपोर्ट पेश करी थी, हालांकि मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट पेश करी थी। ठीक है, तो आज हम लोग नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम लोग उस दिन पढ़ चुके थे परसों क्लास के अंदर। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। जिन्ना का जो 14 सूत्रीय कार्यक्रम था वो क्या कुछ आपको बताता हूं। पहली चीज तो नेहरू रिपोर्ट है, इसके अंदर मोटी मोटी चीजों की आपको याद रखनी हो क्या है भाई। इन्होंने अलग अलग चीजों मतलब कि पेश करी कि भाई इस टाइप की चीजें होनी चाहिए, पृथक निर्वाचन है इसको समाप्त किया जाए, संसदीय प्रणाली हो, ठीक, अंतिम अपील लेने लो, तो इस टाइप की बहुत सारी चीजें इन्होंने पेश करी है। आपने शनिवार को भी पढ़ी थी। फिर जो मोहम्मद अली जिन्ना था ना, जो मुस्लिम लीग से बिलोंग करता था, उसने देखा कि यार इसके अंदर सारा मेनली हिंदुओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। भाई पृथक निर्वाचन का मतलब आप जो मुस्लिम लोगों के लिए अलग से जो इलेक्शन होता है वो आप उसको खत्म करने लग रहे हो। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप लोग स्पेशल हिंदू हिंदू जो समुदाय के लोग हैं उन्हीं के लिए आप लोग सारा का सारा सिस्टम करने लग रहे हो। तो जिन्ना ने उस चीज को नकार दिया और जिन्ना क्या बोला मैं तो अपनी तरफ से अपने पॉइंट पेश करूं। तो जिन्ना ने अलग से अपना 14 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया। 14 सूत्रीय कार्यक्रम का मतलब है जिसके अंदर उसने अपने पॉइंट्स पेश किए। हम ये चीजें सरकार से चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें लिखेंगे। नेहरू रिपोर्ट का जिन्ना ने विरोध किया और अलग 14 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया। ठीक है, नो बोला मेरे तो ये अलग था, ये है 14 सूत्र, मतलब कि जो 14 अलग अलग डिमांड्स मेरी तो ये है, ये डिमांड मानी जानी चाहिए। जिन्ना ने ये चीजें वहां पर पेश करी। ठीक है, फिर अंग्रेजों ने उसको भी नकार दिया, मतलब सारी चीजें नकार दी गई। ठीक है, फिर आगे जो मेन पॉइंट आता, अब आते हैं हम लोग 1929 के अंदर। देखो जो मेन पॉइंट थे ना नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के जो 14 सूत्रीय कार्यक्रम, इनके बारे में आपको सिर्फ ये चीजें याद रखनी है। भाई नेहरू जी ने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी, हम लोग ये चीजें चाहते हैं अपने संविधान के अंदर। ठीक है, जिन्ना ने उसका विरोध किया, जिन्ना ने अपने 14 सूत्रीय जो कार्यक्रम वो पेश किया, बस इसके बारे में इतना ही याद रखना। तो कोई साल पूछता ना कुछ इनके बारे में और कुछ पूछा रिपोर्ट में कौन से बिंदु थे, ये आज तक कभी नहीं पूछे। ठीक है, आपको इनके बारे में सिर्फ एक नॉलेज होनी चाहिए कि हां भाई ये दो चीजें थी, ऐसे पेश करी गई थी। ठीक है, सिलेबस हो जाएगा क्या सर पेपर तक आराम से, जो पेपर से पहले ही हो जाएगा भाई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो अगला जो हमारे पास जो कार्यक्रम है वो कौन सा है। अब आगे जो हमारी चीज उसका नाम है लाहौर अधिवेशन। आ जाओ 1929 के अंदर क्या हुआ तुम्हारा, 1929 के अंदर हुआ तुम्हारा लाहौर अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट अभी कंसेप्ट पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। ठीक है, वो इसी के अंदर आएगा आगे। लाहौर अधिवेशन के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लाहौर अधिवेशन क्या था? ये कांग्रेस का अधिवेशन था भाई। मतलब अधिवेशन का मतलब जहां पर कांग्रेस के लोग एक साथ इकट्ठे होकर मीटिंग करते थे, उसी का नाम अधिवेशन रख देते थे। तो 1929 के अंदर जो लाहौर जो कि वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है, वहां पर एक मीटिंग होती है, एक अधिवेशन होता है भाई। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जिसकी अध्यक्षता करते जवाहरलाल नेहरू। एग्जाम के अंदर भी बहुत बार आया है कि कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा करी गई थी। ठीक है जी, किसके द्वारा करी गई? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या है, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई। ठीक है जी, चीजें समझ में आगे दिमाग के अंदर घुस गई। ओके जी, हाँ। अब ये जो अधिवेशन था ना, इसकी खास बात क्या है? इसी अधिवेशन के अंदर दो व्यक्ति तो और थे, एक महात्मा गांधी और दूसरे व्यक्ति तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों ने इसके अध्यक्ष पद के ऊपर जाने के लिए है नॉमिनेशन किया था। अब जैसे आपने देखा कभी भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के अंदर क्या है, अब आपको इलेक्शन के अंदर उठना, आपको प्रधानमंत्री के पद पे जाना, विधायक के पद पे जाना, मुख्यमंत्री के पद पे जाना है, तो आपको क्या इलेक्शन के अंदर उठना पड़ता है। तो उसी टाइप से भाई इनको क्या महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी क्या है, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था उसके अंदर अध्यक्ष के पद के ऊपर जाना था, तो इसके लिए इन्होंने फॉर्म भरा, जिसको नॉमिनेशन बोलते हैं, नॉमिनेशन इन्होंने भरा। लेकिन बहुत सारी जगह आवाजें उठने लगी थी कि भाई युवा शक्ति को भी आगे आना चाहिए और युवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, युवा हमको जल्दी आजादी दिला सकते हैं। तो उस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे, यंग जवान लड़के थे, तो फिर डिमांड उठी कि जवाहरलाल नेहरू जो कि एक जवान बंदे हैं, इन्हीं को हम लोग अध्यक्ष बना देते हैं। फिर उसके बाद महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल भाई इन्होंने अपना जो नॉमिनेशन था वो वापस ले लिया। ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है कि कौन से अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था कांग्रेस के अध्यक्ष पद के ऊपर जाने से। ठीक है, तो कौन सा था? 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है उसके अंदर क्या है आपका, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या अपना जो नॉमिनेशन था वो वापस ले लिया था उसके पद के ऊपर जाने के लिए। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, इन दोनों ने यानी इन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था। और वापस क्यों लिया था तो आपको पता लग गया ना, वापस ले लिया था। क्यों लिया था वापस? क्योंकि क्या है भाई, किसी यंग व्यक्ति को क्या है कांग्रेस के अध्यक्ष के लीडर के पद के ऊपर पहुंचाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लिया था। इतनी सभी साथियों को समझ में आई? सर आज क्लास रुका, आपकी क्लास में दिक्कत नहीं? मैं क्लास तो नहीं रुकने लग रही, क्लास तो सही चलने लग रही है, स्ट्रीमिंग भी सही होने लग रही है, नेट देख लेता हूँ। अच्छा नेट का कनेक्शन में दिक्कत है भाई। ठीक, वाईफाई अब नहीं रुकेगा, वाईफाई अब नहीं रुकेगा भाई, वाईफाई दूसरा कनेक्ट हो रहा था गलती से, इस वजह से वो होने और क्लास रुक रही होगी। अब नहीं रुकेगा, वाईफाई ठीक कर दिया मैंने, क्योंकि इधर 2-3 वाईफाई लग रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिक कई बार दूसरा कनेक्ट हो जाता है। अब जैसे मान लिया मैं जहाँ से क्लास लेने लग रहा हूँ यहाँ से दूसरे वाला वाईफाई ज़्यादा दूर है, अब मेरे पास जो वाईफाई वो दूसरा है, यहाँ पर जो रखा अलग वाईफाई। ठीक है, तो कई बार है दूसरा कनेक्ट हो जाए ऑटोमेटिक, मैं जिसकी रेंज ज़्यादा उसने ऑटोमेटिक कंप्यूटर कनेक्ट कर लिया, तो इस वजह से दूसरा कनेक्ट हो जाए, इसलिए दिक्कत आने लग रही होगी। गुरुजी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, अरे धन्यवाद भाई सचिन। सर ऐप पर क्लास का भाई ममता जांगड़, मैं क्लास यूट्यूब पर लूँ तो ऐप पर कैसे नोटिफिकेशन आओगा? थोड़ी सी बात कर लिया करो पढ़े लिखे आदमी की, नान पढ़ाने बात करा करो प्लीज़, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। गुरुजी राजस्थान हिस्ट्री, भाई राजस्थान हिस्ट्री अपने बस की बात नहीं है भाई, इंग्लिश में ही पढ़ा दिया करो भैया। भाई इंग्लिश के अंदर और कैसे पढ़ाओ यार, इसके अंदर इंग्लिश में कुछ अलग है तो नहीं भाई, नेहरू रिपोर्ट इंग्लिश में लिख तो रखी है नेहरू रिपोर्ट, और कैसे बताऊँ?
भाई देखो अलग से इंग्लिश के यार, अब मैं सच्ची बताऊं, मैंने खुद ने बचपन से जो जीके है वो हिंदी के अंदर ही पढ़ी थी। बाकी मैं कोशिश करता हूं भाई इसको बाइलिंगुअल ही रखूं मैं, ठीक है, आगे से मैं पूरी कोशिश करूंगा। ओके, अब जो तुम्हारा ये जो लाहौर अधिवेशन था, इसी के अंदर तुम्हारा एक और डिसीजन लिया गया। क्या डिसीजन लिया गया भाई? देखो 1929 के अंदर पहले जैसे जो मोतीलाल नेहरू था, मैंने आप लोगों को बताया था जो अपनी परसों क्लास हुई थी, कि मोतीलाल नेहरू ने एक डिमांड रखी थी कि हमको डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिले। याद है आप लोगों को? डोमिनियन स्टेट का मतलब भाई आप लोगों की भी सरकार रही जाएगी अंग्रेजों की और हमारी भी रही जाएगी, लेकिन उसके अंदर हमारी मतलब सीटें ज्यादा होगी, आप लोगों की कम होगी। लेकिन उस टाइम जवाहरलाल नेहरू क्या थे, अड़ गए थे, ऐसे बोले नहीं हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज का मतलब टोटली खुद का राज चाहिए, ये नहीं थोड़ा बहुत हिस्सा उनको दे दिया, थोड़ा बहुत हम करें ना, अंग्रेजों से कंप्लीटली फ्री एनवायरनमेंट हमको चाहिए। और इसीलिए उन्होंने एक अलग पार्टी भी बनाई थी, याद करो मैंने आप लोगों को बताया था परसों वाली क्लास के अंदर, ठीक है, ये चीज हमको पता है। तो अब क्या था, जब पूर्ण स्वराज की जब मांगे उठने लग रही थी, तब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अंदर एक डिमांड उठी कि क्यों ना अब हम आगे से एक स्वतंत्रता दिवस भी अपना बनाएं, ठीक है। तो 26 जनवरी को भाई स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात कही गई। इस लाहौर अधिवेशन के अंदर ये डिसीजन लिया गया कि अब से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और जो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, जिसके अंदर अपना तिरंगा झंडा भी लहराया गया, ठीक है। यानी इसी अधिवेशन के अंदर क्या डिसीजन लिया गया कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और इसीलिए क्या है तुम्हारा 26 जनवरी 1930, याद रखना 1929 मत ठोक देना, इसीलिए अलग से लिखवाने लग रहा हूं। इसीलिए तुम्हारा 26 जनवरी 1930 को क्या है, फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस मनाया गया कांग्रेस के द्वारा। स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट हुआ, जिसके अंदर अपना तिरंगा भी लहराया गया, तिरंगा भी इसके अंदर लहराया गया था, ठीक है। तो आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया कब गया था, तो आपका कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। और इसीलिए हमारा 26 जनवरी को क्या गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए तो हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था। वैसे तो इसीलिए हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन फिर हमने संविधान को लागू करने के लिए स्पेशल डेट फिक्स करी 26 जनवरी, क्योंकि हम पिछले कई सालों से 26 जनवरी को क्या है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए आने लग रहे थे। तो हमने सोचा कि 26 जनवरी को अब देखो स्वतंत्रता तो 15 अगस्त को मिली, 26 जनवरी को नहीं मिल पाई, तो इसलिए अब स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को बनेगा। तो अब 26 जनवरी की डेट खराब हो जाएगी, तो इस दिन हमने संविधान लागू करके 26 जनवरी की डेट को अलग से रिजर्व करके बचा लिया, ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसका क्या कुछ सिस्टम हुआ? हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नीरज सर बायोलॉजी कैंडिडेट नोट्स भाई डाल दूंगा भाई, तैयार हैं और डालने मैं भूल गया था, डाल दूंगा आज कल में डल जाएंगे, ठीक है। बायोलॉजी वाले आज दिल्ली पुलिस की क्लास नहीं हुई क्या? क्यों भाई, दिल्ली पुलिस की क्लास अभी चलने तो लग रही है अवनी चौधरी, ठीक है। हाँ अब चलो आगे, अब आते हैं हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के ऊपर। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इतनी चीजें एक बार के लिए सभी साथी बताएं, हर एक साथी के क्लियर हुई या नहीं हुई। अब हम चलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये क्या कुछ मामला था और क्या कुछ सिस्टम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब देखो मैंने आप लोगों को जब असहयोग आंदोलन करवाया था, उस टाइम मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी। क्या चीज बताई थी? मैंने बोला था कि उस टाइम भी सविनय अवज्ञा आंदोलन की आवाजें उठने लग रही थी। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है मेनली? इसका मतलब ये है कि देखो असहयोग आंदोलन का मतलब तो ये था कि हम लोग सरकार के किसी भी काम में सहयोग नहीं करेंगे, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक है। यानी सरकार बोलने लग रही है हमारी सरकारी स्कूलों में पढ़ो हम नहीं पढ़ेंगे, सरकार बोलने लग रही है हमारी सरकारी नौकरी करो हम नहीं करेंगे, मतलब सरकार जो काम करने लग रही है वो नहीं करेंगे। और सविनय अवज्ञा का मतलब है यानी सरकार ने जो आदेश पारित कर रखे हैं, अब सरकार ने आदेश भी दे रखा है कि आप इनकम टैक्स भरो, आप लगान भरो, अब हम उन टैक्सों को भी भरना बंद कर देंगे, वो आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर। दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आया नहीं आया? अब आप एक बार देखो, खुद बताओ मेरे को खुले माइंड से कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में डिफरेंस समझ में आया? सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक जो प्लस पॉइंट जुड़ा है वो क्या है, सरकार ने जो नियम लागू कर रखे हैं अब हम उनका विरोध करेंगे, ठीक है। उसके अंदर असहयोग के अंदर क्या था, सरकार की सहायता नहीं करेंगे किसी काम के अंदर। अवज्ञा का मतलब सरकार ने जो आज्ञा दे रखी है हम उसकी पालना नहीं करेंगे, जो भी सरकार के ऑर्डर है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी चीजें लिखी हैं सभी साथी। देखो इसकी शुरुआत कब हुई, तो अप्रैल 1930 के अंदर इसकी स्टार्टिंग हुई। चला कब तक जी? अप्रैल 1934 तक ये हमारा चला, ठीक है। डेट पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1930 में चला, कब तक? अप्रैल 1934 तक, ठीक है जी। इसके प्रणेता कौन थे? प्रणेता का मतलब जिसने ये आंदोलन मेनली स्टार्ट किया वो कौन था? तो वो कौन थे? हमारे महात्मा गांधी जिसके प्रणेता थे, जिनके द्वारा ये आंदोलन मेनली स्टार्ट किया गया, महात्मा गांधी। ओके जी, चीज समझ में आ गई। किसके प्रणेता थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के, ठीक है जी। इसके कारण क्या क्या थे? मेनली सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया, इसके मेनली कारण क्या क्या थे? तो इसके कारण देखो, पहला कारण तो क्या था, जो नेहरू जी ने जो रिपोर्ट पेश करी थी, जो मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट पेश करी थी, सरकार ने उसको मानने से इनकार कर दिया, यानी नेहरू रिपोर्ट रिजेक्ट की गई। पहला पॉइंट तो ये था। क्या था? नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट किया गया, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ, ठीक है जी। जब नेहरू रिपोर्ट रिजेक्ट हो गई थी और जब जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय फॉर्मूला दिया था वो भी रिजेक्ट हो गया था, तो उसके बाद भी महात्मा गांधी जी ने 11 अलग अलग डिमांडें पेश करी थी। महात्मा गांधी जी ने बोले चलो बताओ, नेहरू वाली रिपोर्ट भी कौन मानी, तो हमने जिन्ना वाली बात भी नहीं मानी, मैं अपने 11 अलग अलग पॉइंट पेश करूं, 11 डिमांड पेश करूं, ठीक है, प्लीज इनको मान लेना। सरकार ने उसको भी मानने से इनकार कर दिया, यानी महात्मा गांधी की 11 जो डिमांड थी वो भी रिजेक्ट कर दी। दूसरा कारण ये था, महात्मा गांधी की जो 11 डिमांड्स थी वो भी क्या कर दी गई, वो भी तुम्हारी रिजेक्ट कर दी गई। ये भी क्या थी, ये हमारा इसका दूसरा पॉइंट था, किस चीज का? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने का दूसरा मेन कारण था। और तीसरा क्या था? तीसरा इंपॉर्टेंट है, बारदोली सत्याग्रह। ये कौन सा नया सत्याग्रह आ गया जी, आपको भी बताता हूं, बारदोली सत्याग्रह। अब क्या था, अब जो भी सरकार होती है ना, देखो बारदोली सत्याग्रह समझाता हूं आपको मेनली, कोई भी सरकार होती है वो अपने नियमों के अंदर बदलाव करती रहती है। जैसे आप लोग एक बार फ्रेश माइंड से सुनना, अब अपना भारत देश है, भारत देश के अंदर एक रूल होता था, अभी तक जो रूल चलता आने लग रहा था कि आपकी अगर 10 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। मतलब जैसे मान लिया एक साल है, एक फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें, यानी कि 1 अप्रैल जैसे 2025 है, तो इससे लेकर 31 मार्च 2026 तक आपके खाते में 10 लाख से ऊपर पैसे क्रेडिट नहीं होने चाहिए,
ठीक है, आउटगोइंग की बात नहीं होने लग रही। अब ये नहीं होगा जैसे मान लो तुम्हारे खाते के अंदर 4 लाख आ गए, 4 लाख तुमने खर्च भी कर दिए तो टोटल 8 लाख हो जाए, नहीं, सिर्फ जो इनकमिंग होगी ना उसको गिना जाएगा। तुम्हारे खाते के अंदर 10 लाख से ऊपर एक फाइनेंशियल ईयर में पैसे नहीं आने चाहिए, ये रूल था अभी तक। अगर इससे ऊपर आते तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, ठीक है, कि हाँ भाई तुम्हारे पास इनकम का सोर्स क्या है या फिर तुम इनकम टैक्स क्यों नहीं भरते। अब आप लोग बोले किसी के ओबी के मान 12 लाख 13 लाख खाता में आ भी गए, उन्होंने मारे तो हो गए थे, हमारे पास तो कोई आया नोटिस अभी नहीं आया, हो सकता है इन फ्यूचर आ जाए। 8 साल तक का टाइम होता है, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट उसके पास पावर होती है कि वो आपका पिछले 8 साल तक का डाटा उठा सकता है, ठीक है, क्योंकि भाई देखो इनकम टैक्स में काम करने वाले लोग कम हैं, देश की जनसंख्या करोड़ों में है, अरबों में है, ठीक है, तो इतने हर एक व्यक्ति का अकाउंट चेक करना नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो इसलिए अभी तक तुम बचे हुए, कभी ना कभी आगे फ्यूचर में फिर ये गलती तो फिर आ जाओगे रडार में, अभी बचे हो तो फिर क्या हुआ, ठीक है, तो ये सिस्टम होता है। तो अब की बार जो तुम्हारा बजट पेश हुआ था उसके अंदर रूल चेंज कर जाएगा, ये लिमिट तुम्हारी 10 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर दी गई, यानी मोटा मोटा 7-8 साल के अंदर ये रूल चेंज होया है, या फिर 10 साल लगा लो, 10 साल में रूल चेंज हुआ, पहले 10 लाख तक की लिमिट थी, अब 12 लाख तक की लिमिट कर दी, 12 लाख तक मतलब आप अपने खाते के अंदर पैसे ले सकते हो, ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। तो उसी टाइप से अंग्रेज भी एक रूल लाते थे, इन्होंने पहले क्या रूल रखा था कि जो भी तुम्हारा मान लो जो भी तुम खेती बाड़ी करते हो तो खेती के ऊपर खेती पर तुम्हारा कितना ये लेते थे 5% का टैक्स, तो 5% सरकार का हिस्सा हो जो भी तुम्हारी खेत के अंदर उपज होगी। और ये जो रूल लाए थे 5% टैक्स का, ये लाए थे 1896 के अंदर, ठीक है जी। तो 30 साल के बाद इन्होंने रूल बदलने की सोची, 30 साल कब होंगे 1926 के अंदर 30 साल हो जाएंगे, इन्होंने रूल बदलने की सोची, अंग्रेजों ने अपना टैक्स स्लैब रिवाइज कराया और इन्होंने बोला कि अब हम लेंगे 30% टैक्स, यानी जो भी तुम्हारे खेत के अंदर फसल होगी उसका 30% हिस्सा होगा अंग्रेजों का। तो इससे लोग क्या जो भी मतलब कि बारदोली क्या है, एक जगह है कहां पर, गुजरात के अंदर, तो यहाँ के लोगों के अंदर भाई रोष पैदा हो गया। यहाँ के जो किसान थे वैसे बोले ना भाई ये तो सरासर नाइंसाफी होने लग रही है, तो यहाँ के जो किसान थे उन्होंने लेटर लिखा किसको, वल्लभ भाई पटेल जी को, ठीक है, इन्होंने किसको लेटर लिखा, वल्लभ भाई पटेल जी को लेटर लिखा। वल्लभ भाई पटेल जी उधर गए और इन्होंने बोला किसानों ने कि सत्याग्रह करो, मतलब कि आंदोलन करो, भूख हड़ताल पे बैठो, तभी जाके हमको मतलब न्याय मिल सकता है। ये टैक्स तो बहुत ज्यादा है, सीधा 6 गुना कर दिया यार, 5% 1-2% बढ़ा दो, जोर मार के 10% लग कर दो, सीधा 6 गुना बढ़ा दिया 30 साल के अंदर, तो बहुत ज्यादा हो गया, और हो गया तो हमसे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो वल्लभ भाई पटेल जी उधर गए थे, ठीक है, गुजरात के अंदर, और इन्होंने मतलब ये जो सत्याग्रह किया जिसको बारदोली सत्याग्रह बोलते हैं, और ये सत्याग्रह सफल हो गया, अंग्रेज सरकार झुक गई और इन्होंने फिर इस टैक्स स्लैब को जो 30% वाली इसको काट के 6.03% इन्होंने टैक्स स्लैब उस टाइम कर दी थी, मतलब 1.03% बढ़ाया, जिसके अंदर मतलब कि बहुत बड़ी जीत हुई वल्लभ भाई पटेल की। और वल्लभ भाई पटेल उधर जो महिला किसान थी उन्होंने क्या बोला वल्लभ भाई पटेल को कि हमारे सरदार तो वल्लभ भाई पटेल जी हैं, ठीक है, तो यहां से इनको क्या सरदार की उपाधि मिली, ठीक है, तो तब से इनको बोला जाने लगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली या फिर किन्होंने दी, तो महिलाओं ने इनको ये उपाधि दी थी, और कहां पर दी थी, बारदोली सत्याग्रह के दौरान क्या है, जो वहां पर किसान महिलाएं थी उनके द्वारा इनको क्या सरदार की उपाधि दी गई थी। प्रीवियस ईयर के अंदर 4 से 5 बार प्रश्न आ चुका है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली या फिर किसने दी, तो कब मिली, बारदोली सत्याग्रह के दौरान, और वहां की जो महिला किसान थी उनके द्वारा इनको उपाधि दी गई थी। अब एक बार के लिए चीज बताओ, चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, बताओ भाई सभी साथी, एक बार दिमाग के अंदर चीज घुसी भाई इतनी, बहुत अच्छे सर। सीईटी ग्रुप डी का पेपर कब तक होगा भाई, कोई भी फिक्स डेट नहीं, जब तक तुम्हारा सीईटी ग्रुप सी का रिजल्ट नहीं आ जाता ना तब तक डी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते भाई। सर जी आपका टीचिंग स्टाइल भी टाइम बहुत अच्छा हो गया है, अब आप डिटेल में पढ़ाते हो, अरे धन्यवाद भाई। बेरवाल आर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर लो, ग्रुप डी का भी कोई भी मतलब फिक्स नहीं है भाई कि कब होगा, जब तक ये ना समझो तुम फॉर्म नहीं आ जाते तब तक आप कुछ भी नहीं बता सकते। आप नेट की तैयारी कर लो आराम से, नेट की तैयारी करो, ग्रुप डी तो भाई बहुत ईजी है सर, ग्रुप डी का बैच मिल जाए। हाँ भाई संजय सिंह मिल जाएगा, जॉब्स टारगेट के नाम से आप मेरे प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेना, वहाँ से मिल जाएगा। सर समय के साथ आपका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, धन्यवाद भाई धन्यवाद, ठीक है। इतनी आगे सभी साथियों के समझ में कि भाई ऐसे बारदोली सत्याग्रह के दौरान इसी टाइप की चीजें इनको मिली थी, ठीक है जी। चौथा जो मेन कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन का वो था नमक कानून। नमक कानून ये क्या कुछ था जी, अब क्या होता था अपने यहाँ पर जो आपको पता नमक साल्टी वाटर किधर मिलता है आपको, साल्टी वाटर स्विमिंग पूल में नहा के तुम और भी नमकीन हो गई हो, तो नमकीन पानी किधर मिलता है, स्विमिंग पूल के अंदर नहीं समुद्र के अंदर मिलता है, तुम्हारे अकॉर्डिंग मिलता है स्विमिंग पूल के अंदर। अब समुद्र के अंदर नमकीन पानी मिलता है, तो जो नमकीन पानी समुद्र के अंदर मिलता है उससे नमक उत्पन्न होता है। और पहले तो क्या था, जो आम भारतीय लोग थे वो भी मतलब कि नमक के उत्पादकता कर लेते थे। अब अंग्रेजों ने सोचा यार कमाई कैसे करें, अकेली खेती बाड़ी की फसल भी कम होती है, खेती बाड़ी के ऊपर कितना टैक्स लगा लो, इतनी कमाई होने नहीं लग रही, तो कमाई करे तो करे कहां से, तो अंग्रेजों को रास्ता मिला कि क्यों ना नमक के ऊपर भी टैक्स लगा दे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने पहली चीज तो ये करी भाई कोई भी आम व्यक्ति नमक का उत्पादन नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी आम व्यक्ति से भारतीय जो अंग्रेज वो नमक का उत्पादन नहीं कर सकते, सिर्फ सरकार ही नमक का उत्पादन कर सकती है, यानी आम व्यक्ति के लिए नमक महंगा हो गया यार। अब आप खुद सोचो, एक तो आप नमक खुद घर पे बनाने लग रहे हो, आप समुद्र के अंदर से भरे डोंगा पानी का गैस पर गरम करा पानी उड़ाया नमक बन गया, एक अब आपको वही फ्री का नमक सरकार से खरीदना पड़ रहा है जिसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ने लग रहे हैं। तो गलत चीज यही था नमक कानून में मिली, और तो इसके अंदर कुछ था ही नहीं। तो जो नमक कानून था जिसको बोलते साल्ट टैक्स बिल, साल्ट टैक्स बिल ये आता तुम्हारा साल 1882 के अंदर, तो इसका भी खूब ज्यादा विरोध होने लग रहा था भाई। ये भी एक मेन कारण था, नमक कानून भी किसका मेन कारण था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने का मेन कारण था। चीजें समझ में आई या नहीं आई, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब क्या था, अब गांधी जी क्या बोले, आप सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करें तो सबसे पहले अंग्रेजों की जो अंग्रेजों का मेन रूल है ना उसी को तोड़ने का काम करेंगे। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है, जो भी अंग्रेजों के कानून है उनको तोड़ना है, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कानून इनका यही है नमक कानून, पहले इसी को तोड़ेंगे, यानी सबसे पहले हम लोग खुद जाके उधर समुद्र के तट पे हम खुद नमक बनाएंगे, देखते हैं हमको कौन रोकता है, तभी तो मेन ये रडार में आएंगे, तभी तो लाइन में आएंगे ये, ठीक है। तो गांधी जी ने ये डिसीजन लिया, उसी के बिहार पर तुम्हारी क्या दांडी मार्च यात्रा जो तुमने सुनी दांडी यात्रा वो शुरू हुई। चीजें कंसेप्ट दिमाग के अंदर घुसने लग रहा है, मैं क्या करवाने लग रहा हूं, ठीक है। यानी अब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो मेनली क्या था, जो अब तुम ये समझो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो मेनली तुम्हारा नमक कानून का उल्लंघन बन गया था एक तरीके से, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी कि अब क्या होना था, तुम्हारा नमक कानून का उल्लंघन होना था, उल्लंघन। और ये नमक कानून का जो उल्लंघन होना था ये कैसे करना था, तो गांधी जी ने एक डिसीजन लिया जिसको बोलते हैं हम लोग दांडी मार्च, ठीक है। दांडी मार्च क्या कुछ था अब इसके बारे में एक बार पढ़ेंगे। दांडी मार्च
ये सविनय वैज्ञानिक आंदोलन के अंदर ही है। दांडी मार्च के बारे में हमने 2-3 चीजें पढ़ी। दांडी मार्च था क्या? दांडी एक जगह है, ठीक है, दांडी एक जगह समुद्र का तट है गुजरात के अंदर ही, ठीक है। साबरमती से आपकी यात्रा आपको बताता हूं मैं। दांडी मार्च के बारे में पहले चीज पूछा भाई, शुरुआत कब हुई? तो 12 मार्च 1930 लिखेंगे सभी साथी, डेट याद रखनी इसकी, बाकी सभी की डेट भूल जाना। मैं जिसकी डेट इंपॉर्टेंट होती है मैं बता देता हूं आपको। 12 मार्च, इसको याद कैसे रखोगे? 12 से बढ़ गया 12, भाई सारे के सारे साथी बाहर आ जाओ, अब हमको आजादी मिलने वाली, चलो दांडी मार्च करते हैं, यानी 12, ठीक है। यानी 12 मार्च 1930 को क्या है तुम्हारा दांडी मार्च स्टार्ट हुआ, ठीक है। 12 मार्च 1930 को तुम्हारा दांडी मार्च स्टार्ट हुआ। कितने दिन का समय इसके अंदर लगा? समय सीमा भाई, तो समय सीमा लगी 24 दिन। पूछी जाती है ये, तभी आपको करवाने लग रहा हूं भाई, ये डेज पूछे जाते हैं जहां पर इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे नेहरू रिपोर्ट थी, जिन्ना का 14 सूत्री जो कार्यक्रम मैंने उसके अंदर बोले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता एग्जाम के अंदर, तो नहीं पूछे जाते, लेकिन यहां पर पूछे जाते हैं। आपको तभी बोलने लग रहा है 24 दिन ये भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको मतलब इग्नोर मत करना। यात्रा कितने माइल की करी, मतलब कितने किलोमीटर या कितने मील दूर की इन्होंने यात्रा करी साबरमती से दांडी तक? तो टोटल इन्होंने 241 माइल की आपकी यात्रा करी। और टोटल कितने 241 माइल के अंदर लगभग कितने किलोमीटर हो गए? लगभग हो गए भाई 385 के लगभग, अप्रोक्स है 385 किलोमीटर। ये किलोमीटर भी पूछे जाते हैं आपसे, दोनों तरीके से पूछा प्रीवियस के अंदर। 241 मील की यात्रा करी या फिर 385 किलोमीटर आप बोल सकते हो, ठीक है। कितने सहयोगी थे इनके साथ? तो 72 इनके साथ लोग थे, ठीक है, यानी इनके साथ 72 लोग गए थे। यात्रा की इन्होंने शुरुआत करी कहां से थी? शुरुआत देखेंगे तो शुरुआत इन्होंने करी थी साबरमती आश्रम से। कहां से करी थी? साबरमती आश्रम से इन्होंने शुरुआत करी थी, साबरमती आश्रम, ठीक है। और कहां तक यात्रा गई थी तुम्हारी? जो कि दांडी नामक स्थान है गुजरात का, जो कि एक समुद्री तट है, ठीक है। यहां तक की इन्होंने यात्रा शुरू करी थी। लगभग उस टाइम गांधी जी 60-61 साल के हो चुके थे, यानी बुजुर्ग ही हो चुके थे लगभग। तो इतनी लंबी यात्रा आप सोचो, बुजुर्ग व्यक्ति 241 मील यानी कि 385 किलोमीटर तक का सफर तय करने लगे। आप कुछ सोच के देखो। तो ये यात्रा इन्होंने उस टाइम स्टार्ट करी थी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दांडी मार्च बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या कुछ मामला आपको बता भी देता हूं भाई। तो इन्होंने डिसाइड किया भाई हम लोग 12 मार्च से यहां से स्टार्ट करेंगे 1930 से, ठीक है। और हम लोग पहुंचेंगे कब भाई? दांडी नामक जो जगह है इन्होंने एस्टिमेट लगा लिया था हम लोग इस तारीख तक हमें वहां पर पहुंचना ही पहुंचना है। तो इन्होंने डिसीजन लिया था कि हम लोग 5 मार्च 1930 तक हमको, सॉरी 5 मार्च 5 अप्रैल 1930 तक क्या है, हमको दांडी नामक जगह पर पहुंचना ही पहुंचना है किसी भी कोस्ट पर। ये इन्होंने डिसीजन लिया था। जब भी इन्होंने यात्रा की प्लानिंग बनाई तो इन्होंने क्या बोला कि 12 मार्च 1930 से आप यात्रा स्टार्ट करेंगे और 24 दिन के अंदर यानी 5 अप्रैल 1930 को आपको उधर पहुंचना ही पहुंचना है एट एनी कॉस्ट। क्यों? इतना क्या फिक्स टाइम था जो भी बताऊंगा, ठीक है। और फिर इन्होंने 6 अप्रैल को, ठीक है, समुद्र के पानी से नमक बनाकर, पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, कानून तोड़ा, ठीक है। पहला कानून इन्होंने तोड़ा था जो था ना सविनय वैज्ञानिक आंदोलन में, कानून तोड़ना था इसका मेन लक्ष्य, तो इन्होंने कानून तोड़ा। तो आप खुद सोचो भाई इन्होंने ये 6 अप्रैल की डेट क्यों फिक्स रखी थी? 6 अप्रैल 1930 को। आपको बताता हूं, आपके याद है जलियांवाला बाग हत्याकांड? जलियांवाला बाग हत्याकांड याद है? कब हुआ था तुम्हारा? 13 अप्रैल को हुआ था जी, बिल्कुल हुआ था जी। तो जब ये तुम्हारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, तो तब से ये एक रूल बना दिया था कि जो 6 से 13 अप्रैल तक का जो ये हफ्ता है ना, ये जो वीक है 6 से 13 अप्रैल तक का, इस वीक को जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो भी हमारे साथी लोग मारे गए या जो भी शहीद हुए हैं, ठीक है, उनको समर्पित करेंगे हम लोग। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए स्पेशल 6 अप्रैल की डेट चुनी गई थी कि हाँ 6 अप्रैल को ही हम लोग नमक कानून तोड़ने का काम करेंगे। चीजें समझ में आई या नहीं आई? दिमाग के अंदर चीजें घुसी या नहीं घुसी? एक बार के लिए बताओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 13 अप्रैल 1919, हाँ। एक बार के लिए सभी साथी मेरे को बताएंगे कमेंट करके कि इतना जो मैंने आप लोगों को बताया है, दांडी मार्च बताया है, सविनय वैज्ञानिक आंदोलन का थोड़ा थोड़ा एक बार मेन वो बताया भाई, मतलब डिस्क्रिप्शन सब कारण क्या क्या है, सविनय वैज्ञानिक आंदोलन शुरू होने की किस तारीख से कब तक चला था हमारा, ठीक, कौन शुरू करने वाले थे, ये चीजें अभी तक मैंने इसके बारे में पढ़ी। एक बार के लिए सभी साथी बताएं चीजें समझ में आई या नहीं आई। मैं के लिए पानी की व्यवस्था करता हूं। सर आईफोन में कैसे करें कोर्स ज्वाइन? आईफोन के अंदर माई अपेक्स नाम से मिलेगा आपको, माई अपेक्स नाम से आपको ऐप मिल जाएगा आईफोन के अंदर। उधर आप 925465 नाम से ऑर्गेनाइजेशन आईडी मांगेगा, इसको भर देना, ठीक, आपका लॉगिन हो जाएगा। ओके, मैं पानी मंगवा लूं, गला सूख गया। सर आप डेली क्लास ले लिया करो, आपके बिना मन नहीं लगता। अरे भाई मैं तो डेली ले लूँ यार, फिर मैं क्या करूँ? कभी कभार, अब त्योहार था यार कल, और मैं उसमें मेरी क्या गलती यार है? परिवार को भी थोड़ा समय देना पड़ेगा यार, तुम समझो उस चीज़ ना। हिंदी के बच्चे टॉपिक, हाँ डाल दूंगा। हेलो भाई, पानी पानी दिए, डाल दूंगा हिंदी के बच्चे टॉपिक, ना टेंशन लो, ठीक है। कल बाढ़ भी कटवा के आया हूँ यार, हैं, पटाखे भी बजाए हैं, पटाखे भी लेने जा रहा था, तो और भी बहुत काम थे भाई, इसलिए तो कल की छुट्टी मैंने परसों कह दी छुट्टी कराएं। सर ये बताओ सीटी का रिजल्ट कब आएगा? भाई देखो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताने लग रहा हूँ, जहाँ तक मेरे को लगने लग रहा है दिवाली तक तुम्हारा आ जाएगा रिजल्ट। दिवाली पे सरकार तुमको गिफ्ट दे सकती है रिजल्ट का, और ये भी तब अगर 10 तारीख तक अगर पोर्टल खुल जाता है तो। अगर तुम्हारा 10 अक्टूबर तक सीईटी का करेक्शन पोर्टल खुल जाता है तो ये समझ लेना दिवाली तक तुम्हारा 100% रिजल्ट आ जाएगा। और अगर तुम्हारा 10 अक्टूबर तक करेक्शन पोर्टल ना खुले तो भूल जाना कि दिवाली पे भी नहीं आएगा, फिर तो आगा नया साल पर काटेंगे, क्रिसमस पर काटेंगे भाई। अक्टूबर दिवाली कब की है? दिवाली है तुम्हारी 20 और 21 तारीख की, तो 20-21 की दिवाली है, तो भाई मेरे हिसाब से अगर 10 तक करेक्शन पोर्टल खुल जाता तो आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। अब चलो आगे। सर आप कंप्लीट कराएंगे जीके डीपी के लिए यूट्यूब पे? हाँ भाई ज्योति, दिवाली पे गेम और एक गेट बैठ दी भाई। ठीक है भाई, ओके ओके ओके। देखो अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या हुआ हमारे पास सविनय वैज्ञानिक आंदोलन के अंदर हम लोग इतनी स्टेज तक पहुंच गए। उसके बाद जैसे 6 अप्रैल को गांधी जी ने जब ये समुद्र से पानी लेके नमक बना के नमक कानून को तोड़ा, तो उसके बाद अंग्रेज सरकार हरकत में आ गई। वो गांधी तो भाई कौन काबू मां,
डंडी ले चल रहा है बूढ़ा मानस है, इसके तो मारेगा तो डंडा डंडा लगेगा, हम मर जाएगा। तो पकड़ा सिर पर चढ़ गया, कोई नमक कानून तोड़े, कोई ऐसे योग आंदोलन चलाओ, कोई केस चलाओ, कोई केस चलाओ, ये तो गलत होता है। फिर महात्मा गांधी जी ने 9 अप्रैल को, 6 अप्रैल को कानून तोड़ा। 9 अप्रैल को यानी 3 दिन बाद इन्होंने मतलब कि एक अलग से, जैसे एक चीज आपको बतानी भूल गया इसी के अंदर, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, बतानी भूल गया था, लिखो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले ही पहुंच चुके थे भाई, कहां पर, जहां पर नमक बनने वाला था, ठीक है, जहां पर ये नमक बनने वाला था, जहां पर गांधी जी 6 अप्रैल को नमक बना के कानून तोड़ा था, ठीक है, वहां पर क्या थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले ही पहुंच चुके थे। गांधी जी ने पहले भेजा, तू सारी अरेंजमेंट कर लिया, गैस की चूल्हा पतीला पानी का भर के रख लिया, मान दी सिर्फ लाइट लगाई, गैस ऑन कर दिया और नमक बना के 2 मिनट में कानून तोड़ दिया भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले ही जा चुके थे। तो अंग्रेज सरकार को पता लगा, हाँ भाई इसके अंदर तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इंक्लूडेड है। तो अंग्रेज सरकार ने सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार किया, तू सारी बिगन की जड़ है। तो ये चीज भी याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया। एग्जाम के अंदर पूछा गया है ये प्रश्न कि सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तारी किसकी हुई, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी, को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। तुम्हें बिगन की जड़ है, तुम्हें ले गया गांधी नावड़े तन्ना गैस चूल्हे दे थे, ठीक है, तो इसलिए इनको सबसे पहले गिरफ्तार किया। उसके बाद 9 अप्रैल को क्या हुआ, 3 दिन बाद सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम घोषित हुआ। कार्यक्रम कैसे, कार्यक्रम ये घोषित हुआ कि अलग अलग जगह कौन कौन व्यक्तित्व हैं वो आपके आंदोलन की नींव संभालेंगे, प्लस कैसे कैसे और अंग्रेजों का विरोध किया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से पूरा पूरा कार्यक्रम घोषित हुआ। किस तारीख को, 9 अप्रैल 1930 को। आओ लिखेंगे सभी साथी, 9 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम घोषित हुआ भाई, ठीक है, पूरा इन्होंने कार्यक्रम या प्रोग्राम को घोषित किया। इस प्रोग्राम के तहत क्या कुछ चीजें हुई, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा भाई, इन्होंने क्या क्या प्रोग्राम घोषित किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। पहली चीज तो जो थी वो क्या थी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जो कि ऐसे योग आंदोलन के अंदर भी था, वही सेम चीज थी, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। पहला काम तो ये किया गया कि इसके अंदर तुम्हारा सविनय विज्ञान आंदोलन का जो प्रोग्राम घोषित किया गया 9 तारीख को, 9 अप्रैल को, यानी जिस दिन नमक तोड़ा उसके 3 दिन बाद इन्होंने प्रोग्राम घोषित किया। मैं हम लोग और आगे क्या क्या कदम उठाएंगे, तो उन्होंने बोला कि पहली चीज तो ये करनी है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, जैसे हमने किसके अंदर किया था, ऐसे योग आंदोलन के अंदर किया था, सेम उसी टाइप से अब हमें इसके अंदर भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। दूसरा पॉइंट, कोई भी हम लोग कर यानी कि जो भी टैक्स है या कोई भी लगान है हमारा, ठीक है, वो हम नहीं देंगे, कोई भी कर या लगान हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। और सविनय विज्ञान आंदोलन ऐसे योग आंदोलन में यही डिफरेंस है, ऐसे योग के अंदर भी ये चीजें तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देंगे, ठीक है, सरकारी स्कूलों में नहीं जाएंगे, वकील काम करना, छोटे सारी चीजें मतलब अंग्रेजों का पूरा बहिष्कार कर देंगे, चीज ऐसे योग आंदोलन के अंदर भी, लेकिन उसके अंदर कर या टैक्स का कोई जिक्र नहीं था। इसके अंदर सिर्फ ये डिफरेंस, इसके अंदर क्या इन्होंने ये मतलब डिसीजन लिया, हम लोग कोई भी टैक्स नहीं देंगे ना कोई लगान देंगे, ये इन्होंने मतलब मेन वो कर लिया। तीसरा जो पॉइंट था वो क्या था, शराब की दुकानों के ऊपर धरना दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर के अंदर स्टेटमेंट वाले प्रश्नों के अंदर पूछा गया, ये टीसीएस के टाइम पर, एडीक्यूटी नहीं, ये टीसीएस ने भी स्टेटमेंट के रूप में पूछा कि सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान क्या क्या चीजें हुई थी। पहला था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, दूसरा टैक्स नहीं देंगे, तीसरा था शराब की दुकानों पर धरना, डिट्टो सेम पॉइंट लेके आया हूं मैं, ठीक है, यानी शराब की दुकानों पर धरना दिया गया, भाई शराब को बैन करो, और ये धरना मेनली किसके द्वारा दिया गया, महिलाओं के द्वारा दिया गया, खास बात ये है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एग्जामिनर कई बार जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देता है तो यहां पर ये लिखेगा कि शराब की दुकानों पर पुरुषों द्वारा धरना दिया गया, तब आपको ये स्टेटमेंट गलत करनी होगी, क्योंकि शराब की दुकानों पर केवल महिलाओं द्वारा धरना दिया गया था, ठीक है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, महिलाओं ने धरना दिया था, ठीक है जी। चौथा पॉइंट इन्होंने बोला कि सारे के सारे धर्म एक है, यानी धार्मिक एकता के ऊपर जोर दो, ठीक है, गांधी जी ने बोला कि धार्मिक एकता, सारे धर्म एक साथ मिलकर विरोध करें तभी अंग्रेज यहां से जाएंगे, ठीक है। स्वच्छता के ऊपर ध्यान दो, स्वदेशी चीजों के ऊपर ध्यान दो, विदेशी वस्तुएं एक तरीके से पूर्णतः बहिष्कृत होगी, वही चीजें स्वदेशी होगी, विदेशियों का बहिष्कार कर दो, बात एक ही भैया चीज करो, छुआछूती चीजें वो है, ठीक है। पांचवां इन्होंने बनाया कि गलत कानूनों का उल्लंघन करो, जैसे अभी मैंने नमक कानून का उल्लंघन करा, नमक बनाया अंग्रेजों का, ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग भी क्या है, जो भी गलत चीजें हैं उनका उल्लंघन करो, जो भी गलत कानून बना रखे अंग्रेजों ने, गलत कानूनों का उल्लंघन करो। अंग्रेजों को हेलमेट पहन के चलना था, हेलमेट काट के चलो, उल्लंघन करो, अंग्रेजों को सीट बेल्ट लगा के चलना, काट के तुम लोग सीट बेल्ट हटा के चलो। अंग्रेज ऐसे कहो नहीं, शाम के टाइम मतलब किसी को भी गोली मारना पड़ा तो हम सर गोली मारो, थाड़ दी सी, ठीक है, मतलब जो भी अंग्रेजों ने कानून बना रखे उनका विरोध करो एक तरीके से। चीजें समझ में आई, बहुत अच्छे। शराब बेचने वाली क्यूटी पाई नमक बना 10% डाटा का मैसेज आ गया, देखो रिचार्ज स्वराज की मांग। हाँ, लैपटॉप में क्लास कैसे चलाएं नीरज, बैच के अंदर अगर आपको लैपटॉप के अंदर क्लास चलानी है तो आप जैसे जो भी तुम्हारा क्रोम ब्राउजर चलाए, कोई भी ब्राउजर चलाओ, उसके ऊपर जॉब्स टारगेट सर्च कर लेना वेबसाइट के ऊपर, तो जाके लॉगिन कर लेना अपना फोन नंबर के माध्यम से, चल जाएगी उसके ऊपर क्लास, ठीक है, डोंट वरी। सर दिवाली क्या हुआ, सर दिवाली पर बताएं कौन सा पटाखा बजाएं, कुछ राजपूत भाई 6000 वाला पटाखा बजाओ छोटे मोटे पटाखे तो प्रदूषण होगा, 6000 मना प्रदूषण होगा, मजा लगता होगा बजाना में, है छोटे मोटे पटाखे बजाना के दे भाई छोटे बच्चे बजाया करेंगे, पटपटिया ये तिल्ली बम ये सुतली बम, तुम बड़े बच्चे बन गए हो, तुम बड़े बमों के हाथ लगाया करो, छोटे मोटे पटाखे ना तो प्रदूषण हो यार, पर्यावरण खराब हुआ, 6000 वाला पटाखा बजाओ, सेहत भी सही रहोगी, प्रदूषण भी नहीं हुआ है पट पट कौन सा काटी आवाज, ये आवाज किसने निकाली, टक 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 की भाई, मैं पहले ही बहुत बार बता चुका, इस टाइप की आवाजें मत निकाला करो, क्लास के अंदर चीजें शोभा नहीं देती, पिटाई कर दो आगे, इस टाइप की किसी ने आवाज निकाली तो सब समाज के अंदर तुम्हें क्या आवाजें निकालते रहते हो, टक टक टक, शर्म नहीं आती तुमको इस टाइप की हरकतें करते हुए। तरुण चोपड़ा सर वो पटाखा 10,000 का हो गया चले भाई आगे, अब आगे चलते देखो, अब आगे भाई, अब जैसे कि अब महात्मा गांधी तो सारी जगह से विरोध कर नहीं सकते भाई, ये महात्मा गांधी तो है कौन भाई कि महात्मा गांधी की एक टांग में गुजरात का मैं, दूसरी टांग बंगाल का मैं, तो हो कौन सकता, महात्मा गांधी पूरा भारत का आंदोलन करा नहीं, तो अलग अलग जगह से क्या अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया, ठीक है।
ठीक है, जिसमें जैसे मालूम महात्मा गांधी ने मेनली गुजरात का जो एरिया है वहां से सविनय विज्ञान आंदोलन की लीडरशिप करी। अब जैसे तमिलनाडु का जो एरिया वहां पर सी राजगोपालचारी था, ठीक है, उन्होंने मेनली इसकी लीडरशिप करी। तो पूछे जाते हैं कहां से किसने क्या विरोध करा, लिखेंगे सभी साथी। तमिलनाडु से सविनय विज्ञान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ये भी मैं आपको सारे लीडरों के नाम लिखवाऊंगा, ठीक है। तमिलनाडु से किसने लीडरशिप करी और कहीं से किसने की, तो सी राजगोपालचारी इंपॉर्टेंट है। अब आपको नाम से पता लगना चाहिए, सी राजगोपालचारी इस टाइप के नाम आपको पता साउथ के अंदर देखने को मिलते हैं, तो सी राजगोपालचारी का नाम कहां पर, तमिलनाडु यानी साउथ के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या हुआ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरा आता केरल। केरल के अंदर आपका इसका नेतृत्व किसने किया, कैसे केरला कैसे के, कैसे केरला कैसे के, ठीक है, ये के से ही नाम है उस व्यक्ति का, क्या के कलप्पन प्लस टी के माधवन, के कलप्पन प्लस टी के माधवन। इन दो व्यक्तियों ने कहां से, भाई तुम्हारा केरला से है, ऐसे ही, ओ सॉरी, ये सविनय विज्ञान आंदोलन है, इसकी लीडरशिप करने का काम किया था। यूपी है तुम्हारी, यूपी के अंदर किसने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, यूपी के अंदर किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। जवाहरलाल नेहरू जी ने लीडरशिप करी सविनय विज्ञान आंदोलन की, याद रखनी पड़ेगी भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है तभी आपको करवाने लग रहा हूं, ठीक है। कर्नाटक के अंदर क्या किया गया, कर्नाटक के अंदर नमक के डिपो के ऊपर हमला कर दिया। नमक का डिपो कैसे, जैसे भी बसों का डिपो नहीं आता भाई, हरियाणा का ये बस डिपो, यूपी का ये बस डिपो, यहाँ पर बस ही बस अवेलेबल है, उसी टाइप से अंग्रेजों के टाइम पर नमक का डिपो होता था। आप लोगों को जो जिसको को भी नमक लेना तो आपको इस डिपो के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। तो कर्नाटक के अंदर जो नमक का डिपो था उसके ऊपर हमला कर दिया गया, ठीक है, मैंने इस तरीके से विरोध किया गया, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो वैसे लिखवा देता हूं, कर्नाटक में मतलब किसी एक व्यक्ति ने लीडरशिप नहीं करी, नमक के डिपो पर हमला कर दिया गया, ठीक है जी। और कहां पर आंदोलन, मतलब कि इसके विरोध वाली लीडरशिप हुई, उड़ीसा के अंदर हुई, बिहार के अंदर हुई, यहां पर आपका उड़ीसा के अंदर किसने, गोप बंधु चौधरी के द्वारा इसका विरोध किया गया। उड़ीसा के अंदर किसके द्वारा, गोप बंधु चौधरी। उड़ीसा का हालांकि आज तक कभी पूछा नहीं, फिर भी लिख लो, क्या पता पूछ ले, और ये ऊपर के तो पूछे गए हैं, गोप बंधु चौधरी, इनके द्वारा मैंने किया गया। बिहार के अंदर विरोध किसके द्वारा किया गया, बिहार के अंदर बताएंगे साथी किसके द्वारा विरोध किया गया, मतलब कि सविनय विज्ञान आंदोलन की लीडरशिप किसके द्वारा करी गई, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा करी गई। किसके द्वारा, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा करी गई, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने, ठीक है जी। फिर बच गया तुम्हारा बंगाल। बंगाल के अंदर किसने विरोध का नेतृत्व किया, तो बंगाल के अंदर हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, एससी बोस लिखेंगे हम इनको, एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, इनके द्वारा आपका क्या है, इसकी लीडरशिप करेगी। बस आपको इतना ही याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, आपको इतना ही याद रखना है, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और आएगा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अगले पन्ने पे कराऊंगा, पेशावर से खान अब्दुल गफ्फार खान थे, उनके बारे में दो तीन चीजें और बतानी है, इसलिए उनको अगले पेज पे कराऊंगा। एक बार आपको इतनी चीजें याद रखनी है, इतनी चीजें सभी साथियों को समझ में आई भाई। 9 अप्रैल 1930 को सविनय विज्ञान आंदोलन का कार्यक्रम पेश किया गया, मतलब एक चार्ट इन्होंने पेश कर दिया भाई, हमारी ये तो मतलब कि ये चीजें तो हम लोग करेंगे, दूसरी चीजें ये लोग यहां से लीडरशिप करेंगे, ठीक है। क्या क्या किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, शराब की दुकानों पर धरना देंगे, धार्मिक एकता गलत कानूनों को उल्लंघन, ये चीजें करेंगे, ठीक है। और लीडरशिप कौन कौन करेगा, तमिलनाडु से सी राजगोपालचारी, केरल से के कलप्पन, यूपी से ये, कर्नाटक के अंदर नमक डिपो पे हमला किया, उड़ीसा से गोप बंधु चौधरी, बिहार से राजेंद्र प्रसाद, बंगाल से सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने विरोध किया, मतलब यहां से सविनय विज्ञान आंदोलन की लीडरशिप करी। अब जो एक इंपॉर्टेंट जो जगह बच गई उसका नाम है पेशावर। पेशावर जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, पेशावर। पेशावर, पेशावर के अंदर जिन्होंने विरोध किया उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के अंदर तुम्हारे बहुत बार आता है, क्यों आता है ये भी बताऊंगा, क्या प्रश्न पूछा था। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने पेशावर से नेतृत्व किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है, हाईलाइट कर लेना, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान हल्के मत लेना, ठीक है। ये पहले ऐसे विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक तो ये चीज याद रखना भाई, क्या है, फर्स्ट विदेशी व्यक्ति, विदेशी एग्जाम के अंदर स्टैटिक के अंदर आता है, पहले विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला, भारत रत्न पुरस्कार मिला, तो वो व्यक्ति कौन है, वो तुम्हारे खान अब्दुल गफ्फार खान है। पहले ऐसे विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है जी। साल 1929 के अंदर खुदाई खिदमतगार की स्थापना करी भाई। 1929 में किसकी स्थापना करी, खुदाई खिदमतगार की स्थापना करी, खुदाई खिदमतगार की। ये क्या जी, खुदाई खिदमतगार, ये पार्टी है, जैसे कांग्रेस पार्टी नहीं है, उसी टाइप से ये पार्टी खुदाई खिदमतगार, इसकी स्थापना करी। और इनकी जो पार्टी के सदस्य थे ना, वो सारे लाल कुर्ती पहनते थे, लाल कुर्ती ना, लाल शर्ट पहनते थे, ठीक है। तो इनको बोला था जो लाल शर्ट आंदोलन या जो लाल कुर्ती आंदोलन है उसके जो मेन लीडर थे वो भी कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो लाल शर्ट बोल लो या फिर लाल कुर्ती बोल लो, लाल शर्ट आंदोलन या लाल कुर्ती आंदोलन के जो मतलब मेन लीडर थे, जो शुरू करने वाले बंदे थे, वो कौन थे आपके, खान अब्दुल गफ्फार खान। बहुत बार ये चीज पूछी गई है, ठीक है जी। खान अब्दुल गफ्फार खान के 2-3 नाम भी थे, इनको सीमांत गांधी भी बोल देते थे, सीमांत गांधी, जिसको इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी भी कई बार लिखा जाता था, फ्रंटियर गांधी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी लिखा आता है एग्जाम के अंदर, इसलिए लिखा है मैंने, मतलब फ्रंटियर गांधी को ऐसे हिंदी में लिख के दे देते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता था। तो सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट निकनेम है, आया हुआ 3 से 4 बार प्रीवियस ईयर के अंदर, तो किसको, खान अब्दुल गफ्फार खान को इस नाम से जाना जाता था, ठीक है। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी बताओ। हाँ, सरहदी गांधी, ओनली जीके का बैच मिल जाएगा मास्टर जी। हाँ भाई, करण शर्मा मिल जाएगा, कंप्लीट जीके के नाम से मिल जाएगा आपको, ओनली जीके का चाहिए। ओके, हर एक साथी की चीजें समझ में आई या नहीं आई, एक बार सभी साथी बताएं। हाँ, फ्रंटियर गांधी भी, यस, ओके सर, क्लियर जी, क्लियर क्लियर तो होगा भाई, करवाने लग रहा तुमको क्लियर में। क्षेत्र में 5 से 7 अक्टूबर के दौरान हवाएं में गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश संभावित। वाह भाई वाह, ये कर दो भाई, राम चमत्कार करके मानना, बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेने लग रही। और अब जो है बारिश होने का, ठंड बढ़ाएगी जाओगी, अब सर्दियां भी बहुत जल्दी पड़ेंगी। 5 से 7 तारीख का भी मैसेज आया, बारिश आएगी, इशारे चाहिए उसे। तो 5 से 7 तक बारिश आएगी तो समझो फिर दिवाली पे ठंड होनी स्टार्ट हो जाएगी, बढ़िया वाली।
लेकिन ये बारिश हानिकारक होगी किसानों के लिए, क्योंकि अब जो धान की जो खेती है ना, जो मतलब चावल की खेती है, अब धान की फसल निकालने का समय आ गया है। यानी जो भी धान के पौधे हैं, चावल के जो पौधे, उनसे चावल निकालने का समय आ गया है। और अगर अब इस टाइम बारिश आती है हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि पहले ही नुकसान हो चुका है, बहुत ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा बारिश है, खेतों के अंदर पानी भरा हुआ था। और अगर अब फसल जो थोड़ी बहुत बची है, अब निकालने का टाइम आ चुका है, आपको पता डेली फसलें निकलने लग रही है। पंजाब के अंदर आधे ज़्यादा लोग निकाल भी ले, हरियाणा के अंदर निकलनी शुरू हो रही है, जिन्होंने पहले बो दिए थे धान यानी चावल, तो उनकी निकलनी शुरू हो रही है, तब उनके बहुत ज़्यादा नुकसान होगा भाई अगर बारिश आती है तो। अब बार तुम भगवान ने स्पेशल नो डिसाइड कर रखे हैं, जिस टाइम फसल पकड़ने का समय उस टाइम भी बरसाऊंगा, बीच का भी फसल डुबो जाऊंगा, जो थोड़ा बहुत बचा जिस दिन फसल निकाल लेंगे उस दिन भी बारिश करूंगा। चलो देखो भाई, जो भगवान को मंजूर है भाई वही होगा, क्या बताएं। अब ये सारी की सारी चीजें हुई, अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह से आंदोलन का नेतृत्व किया, अलग अलग जगह से विरोध किए, हर एक व्यक्ति ने हर एक तरीके से अपने अपने हाथ आजमाए, जिससे क्या है अंग्रेजी सत्ता को धूल चटाई जा सके। अब क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेज मतलब कि जैसे ये सारा सिस्टम हुआ, 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे, 6 को इन्होंने नमक बनाया, और सत्याग्रह इन्होंने अलग अलग ये पूरे प्लान बनाए। इसके बाद अंग्रेज पड़ गए गांधी जी का पक्ष, गांधी ने हाथ लगा लिया भाई इसको गिरफ्तार करना ही करना पड़ेगा। यानी कि दांडी मार्च के करीबन 1 महीने बाद, यानी 5 मई 1930 को क्या गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये चीजें लिखें सभी साथी, 5 मई 1930 को क्या है, 30 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया भाई, गिरफ्तार कर लिया गया। जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो ये जो आंदोलन था इसकी लीडरशिप किसके हाथ में आ गई, अब्बास तैयबजी नाम का एक व्यक्ति तो था, उसने इसकी लीडरशिप अपने हाथ में ले ली। ठीक है, गांधी जी के बाद किसने ले ली, अब्बास तैयबजी नाम का एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति तो ने ये लीडरशिप अपने हाथ में ले ली, तैयबजी नाम का व्यक्ति था। बाद में अंग्रेजों ने इसको भी गिरफ्तार कर लिया, इसको गिरफ्तार कर लिया तो सरोजिनी नायडू बच गई, खूंखार टाइप की महिला थी। ठीक है, तो उसके बाद सरोजिनी नायडू ने ये लीडरशिप अपने हाथ में ले ली, सरोजिनी नायडू, बाद में सरोजिनी नायडू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, मतलब इस टाइप से अंग्रेजों ने फिर इनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और इनको फिर जेल में घुसाना शुरू कर दिया, ताकि इस आंदोलन के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत बना सके। ठीक है, अब एक बार मेरे को ये बताओ अब्बास तैयबजी, हाँ तो अब्बास तैयबजी तो लिखा है, अब मेरे को बताइए इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर हुई या नहीं हुई, इतना क्लियर हुआ हर एक साथी के, क्या हुआ सर ये डाटा कौन सी बुक से लेकर आते हो, अंकुश मेहरा भाई, कोई एक बुक से नहीं लाता भाई मैं, जैसे पर्टिकुलर किसी एक बुक से नहीं लाता मैं, अलग अलग जगह से, जैसे इंटरनेट से देख लिया, चैट जीपीटी से भी कुछ डाटा उठाया जाता है, कुछ डाटा मतलब जैसे मान लिया कोई घटना आ गई, अब जैसे सविनय वैज्ञानिक आंदोलन की घटना तो मैं स्पेशल डालता हूं नेट के ऊपर, सविनय वैज्ञानिक घटना से संबंधित मेरे को पूरा विस्तार पूर्वक चाहिए, तो पूरा विस्तार आता है, 4-5 पेज खुलते हैं, फिर उसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटता हूं जो कि पिछले सालों के अंदर आए हुए हैं, मतलब हर जगह रिसर्च करता हूं, फिर मैं एक आधी कोई बुक है उसके अंदर भी देखता हूं कि हाँ भाई ये कंसेप्ट कैसे क्या कुछ बुकों के अंदर भी है या नहीं है, कैसे क्या, तो हर जगह से मतलब 4-5 सोर्स हैं, अलग अलग जगह से इन चीजों को निकाल के लाया जाता है सारा डाटा। ठीक है, कोई एक कोई सोर्स नहीं भाई कि हाँ पर्टिकुलर इसी जगह से सारी चीजें उठाई जाने लग रही हैं। गुरुजी दाके खेत कोने के, दाके खेत कोने के मतलब थाके खेत कोने के, थाके के हो समझ नहीं सर, आपको कोई गाली दे रहा है कमेंट में, दे ही जाने दो फिर क्या हो गया। चले भाई आगे, सर दिवाली कितनी तारीख है भाई, 20-21 तारीख की है भाई। सर मेरे को ऐप की एडवर्टाइजमेंट भाई आप ही नहीं करते भाई, आप और कहीं से करवा सकते हो। ओके देखो अब आगे चलते भाई, अब क्या हुआ, ये सारी चीजें निपट गई तुम्हारी भाई, गिरफ्तार भी करने स्टार्ट हो गए, ठीक हो गया। फिर भी अंग्रेज सरकार बैकफुट पे आ चुकी थी। बैकफुट पे कैसे, क्योंकि ये आंदोलन आपका पूरे जो विश्व के अंदर जितने भी आंदोलन हुए थे उस टाइम तक, साल 1930 तक, उन आंदोलनों में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा आंदोलन था ये। ठीक है, यानी इंटरनेशनल लेवल तक बात पहुंच चुकी थी, और जो दूसरे देश थे वो भी अंग्रेजों के ऊपर थू थू लगे करने, उनको कोसने लगे भाई अंग्रेजों तुम तो ऐसे करने लगे थे, हम तो एक सभ्य समाज को मतलब कि रन करने लग रहे हैं, हम तो अच्छे तरीके से मतलब कि भारत को चलाने लग रहे हैं, और तुम तो वहां के लोगों को परेशान करने लग रहे हो। परेशान करने तभी वहां के लोग आंदोलन करने लग रहे हैं, अगर तुम परेशान नहीं करते तो वहां के लोगों को आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी अंग्रेज सरकार के ऊपर भी एक तरीके से प्रेशर बढ़ने लगा कि अब कैसे ना कैसे करके कुछ करो, कितना ही जोर लगा लो इस आंदोलन को दबाओ। फिर अंग्रेज सरकार ये सोचे भाई ये तो बल से तो मानने नहीं लग रहे, हमने गांधी को भी जेल में डाल दिया और जो इनके लीडर बने उनको भी जेल में डाल दिया, फिर भी चीजें सेटल डाउन नहीं होने लग रही, जनता फिर भी भड़की, अब क्या करे। तो अंग्रेजों ने प्रस्ताव दिया गोलमेज सम्मेलन का। गोलमेज सम्मेलन ही क्या होता था जी, ये एक ऐसे गोल गोल मेज होता था, ऐसे गोल मेज, 4 लोग इसके इस तरफ बैठते, जैसे 4 अंग्रेज बैठ के 4 भारतीय व्यक्ति इस तरफ बैठते थे, और ये आपस में मीटिंग करते थे कि भाई हाँ भाई आपकी क्या डिमांड है, हम आपकी डिमांडों को पूरा करें या और करेंगे, ये चीज होती है, इसको गोलमेज सम्मेलन बोलते थे। तो यानी फिर क्या स्टार्ट हुआ, आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, गोलमेज सम्मेलन आओ। अब क्या हुआ, तुम्हारे गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुए। गोलमेज सम्मेलन जिसको बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये क्या होती है ये चीज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये और बताता हूं आपको, देखो विस्तार पूर्वक अच्छे से समझना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होती थी भाई, ये मेनली
किस किस चीज के लिए करेगी? मेनली दो चीजों के लिए करेगी। एक तो साइमन कमीशन ने जो देखो मेनली विरोध किस लिए होने लगा था? साइमन कमीशन था, वो आया भारत के अंदर, 7 लोगों का एक ग्रुप था, उसके अंदर कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, अपने हिसाब से आप लोग कानून बनाने लग रहे। तो मेन कारण तो ये था भाई, इसके लिए भी विरोध होने लग रहा था, तो इसलिए भी एक गोलमेज सम्मेलन की टीम बैठी। दूसरा तुम्हारा जो सविनय विज्ञान आंदोलन था, इसके लिए भी बैठी। ठीक है, तो मेनली जो कारण था वो क्या था गोलमेज सम्मेलन में बैठने का? साइमन कमीशन रिपोर्ट को जांचने के लिए, वापिस तो इसकी जांच कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या मेनली गोलमेज सम्मेलन बैठा। ठीक है, यानी कि गोलमेज यानी लोगों की मीटिंग बिठा मतलब बुलाई गई भाई, इसको दोबारा से इसकी समीक्षा करेंगे, इसको जांच करेंगे। ठीक है, और जो भी तुम्हारा ये क्या नाम है साइमन कमीशन हो गया, और साथ के साथ ये जो तुम्हारा सविनय विज्ञान आंदोलन है, इसको भी मतलब कि कैसे मिटाया जाए। ठीक है, दूसरा कारण क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन दबाने के लिए। ये दो मेन कारण थे, इसके लिए तुम्हारा क्या था गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कराया गया। दो मेन कारण थे, इनके लिए तुम्हारे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कराया गया। ठीक है जी, ये गोलमेज सम्मेलन तुम्हारे होते कहां पर थे? स्थान क्या? तो ये लंदन के अंदर होते थे भाई, इंग्लैंड के अंदर जो लंदन क्या है, लंदन के अंदर भी जगह थी सेंट जेम्स पैलेस, वहां पर ही आपके होते थे। कहां पर? सेंट जेम्स पैलेस, जो कि आपका कहां पर लंदन के अंदर था, वहां पर ये तुम्हारे गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीनों के तीनों आपके एक ही जगह पे ऊपर हुए थे। ठीक है जी, अब एक प्रश्न आएगा आपको बताता हूं। तो उस टाइम इंग्लैंड का सम्राट कौन था? ठीक है, एक तो ये पूछा था, और वहां का प्रधानमंत्री कौन था, पीएम कौन था? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर अभी भी तुम्हारा आपको पता है राजतंत्र वाला सिस्टम, अभी भी वहां पर प्रिंस क्वीन ये चीज होती, रानी विक्टोरिया नाम आपने सुना, एलिजाबेथ, ये अभी भी वहां पर शाही परिवार वाला सिस्टम है। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री भी होते हैं वहां पर। तो वहां पर सम्राट उस टाइम कौन था? जॉर्ज पंचम, तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान। और वहां पर प्रधानमंत्री कौन था जिस टाइम गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। अब क्या हुआ, ये प्रश्न आया था एसएससी जीडी के अंदर, रैमजे मैकडोनाल्ड वाला एक प्रश्न आया था एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर। तो उस टाइम एक साथी का मैसेज आया मेरे पास कि भैया अब हमें ब्रिटेन के मतलब ये प्रश्न पूछा गया था कि गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। तो बोला कि भैया अब हमें ब्रिटेन का इतिहास भी याद रखना पड़ेगा क्या? भाई रैमजे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नाम पूछने लग रहे हैं, लेकिन भाई वो ब्रिटेन का इतिहास याद रखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, उनका थोड़ा बहुत हिस्सा अपने साथ जुड़ा हुआ, तो हमको सिर्फ वो पॉइंट याद रखने की जरूरत है। अब आपने जिस टाइम पढ़ा उस टाइम आपने इतना डीप नहीं पढ़ा, तो आपको चीज नहीं आती। तो ये चीज प्रीवियस ईयर के अंदर पूछी गई, इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर 2 से 3 बार आ चुका है कि जिस टाइम तुम्हारा गोलमेज सम्मेलन हुआ, प्रथम द्वितीय तीसरे तो कौन सा भी हो, तीनों के दौरान तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। ये ब्रिटेन का था, भारत का नहीं था, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, और टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? टोटल तुम्हारे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इनके बकायदा साल याद रखना। फर्स्ट तुम्हारा कब हुआ? साल 1930, सेकंड 1931, थर्ड 1932। ये तुम्हारे गोलमेज सम्मेलन की डेट है। फर्स्ट इस टाइम, सेकंड इस टाइम, थर्ड इस टाइम। जो पहला जो गोलमेज सम्मेलन था, इसका मतलब एग्जैक्ट डेट भी याद रखना भाई, 1930 के अंदर तो हुआ था, फिर भी एग्जैक्ट डेट याद रख लेना। 12 नवंबर से लेकर 12 नवंबर 1930 से ये चला था तुम्हारा, और करीबन 12 जनवरी तक। ठीक है, करीबन ये समझो, सॉरी 12 नहीं 19 जनवरी तक, 19 जनवरी 1931 तक ये तुम्हारा चला था, 19 जनवरी 1931 तक। ठीक है, मोटा मोटा आप 2 महीने मान सकते हो, ऐसे दिमाग के अंदर ऐसे मान के चलना भाई, नवंबर के अंदर शुरू था, 2 महीने तक ये तुम्हारा चला था। ठीक है जी, सेकंड वाला कब चला? ये चला 7 सितंबर 1931, यानी सितंबर के महीने से स्टार्ट हुआ 1931 के अंदर, और कब तक तुम्हारा? वही 2 दिसंबर, यानी मोटा मोटा वही 2 महीने तक चला, 2 दिसंबर 1931 तक। थर्ड वाला फिर से नवंबर के अंदर याद रखना, पहला और तीसरा नवंबर में चले थे, और बीच वाला सितंबर में, बस इतना याद रखना। ठीक है, थर्ड वाला फिर यानी कि कब चला? 17 नवंबर 1932, नवंबर का महीना आ गया। और ये भी आपका अप्रोक्स कितने दिन तक चला? ये पूरा मतलब कि 2 महीने तक नहीं चला था, मोटा मोटा 1 महीने तक चला था, 24 दिसंबर तक चला भाई, 24 दिसंबर 1932 तक।
तो ये तुम्हारे 3 गोलमेज सम्मेलन की मैंने आपको एग्जैक्ट डेट बता दिया, हालांकि एग्जामिनर ने कभी एग्जैक्ट डेट पूछी नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को बताने लग रहा हूं। ठीक है, आप लोग सिर्फ मतलब इतना याद रखना, ये साल पक्का याद रखना, पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। ये एग्जैक्ट डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताने लग रहा हूं। क्या पता दिमाग फिर जाए, नई कंपनी है, एडीक्यूटी है, ठीक है, क्या पता पूछ भी ले, तो आप ये चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ भाई हम इसको हल्के में लेके छोड़ दें। क्या पता पूछ भी ले भाई, नई एजेंसी है, पुरानी वाली ने तो कभी नहीं पूछा। क्या आज के लिए इतना काफ़ी? नहीं नहीं नहीं, काफ़ी कहाँ पर है भाई, 1 घंटे की क्लास में काम नहीं चलेगा, इतने काफ़ी में काम नहीं चलेगा भाई, सिलेबस रहता है अभी, ठीक है, इतने में काम थोड़ी ना चलेगा। सर सिलेबस कितना आता है? सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ, देखो कितनी क्लास से और रहती, मेरे एंड से मैं आपको बता देता हूँ मैं कितने क्लासों में और करवा दूँगा तुमको। 1 सेकंड रुक जाओ बस। अभी बताता हूँ तुमको कितनी क्लास में करवा दूँगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करने लग रहा हूँ मैं। 1 2 भाई 3 क्लासों में तुम्हारी मॉडर्न हिस्ट्री पूरी हो जाएगी। आज से 3 क्लास, 3 भी नहीं, क्या होता 2 में ही निपटा दूँ। ठीक है, आज क्या तुम्हारा तारीख कितनी हो गया? आज कितनी तारीख है? आज 3 होगी ना तारीख, 4 5 6, मतलब मंडे तक तुम्हारी मॉडर्न हिस्ट्री पूरी हो जाएगी। उसके बाद एंशिएंट और मिडिवल करके निपटा देंगे इसको। ठीक है सर, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब करवा तो दी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में स्थापना, कांग्रेस करवा तो चुका हूँ पहले, और कब करवाऊँ भाई, पूरी करवा चुका कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड सारे ये सम्मेलन तुम्हारे करवा दिए हैं, किस टाइम कौन अध्यक्ष था, किसके टाइम पर क्या क्या हुए, सारी चीज़ें करवा तो चुके हूँ भाई, वॉइस रॉय, गवर्नर जनरल, सारी चीज़ करवा चुके हूँ। अब आते हमारे फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन के ऊपर आ जाओ। पहला गोलमेज सम्मेलन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, 2 ही करेंगे आज, तीसरा नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, इसके दौरान क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्या क्या चीज हुई थी, वो चीज देख लो बस। भाई इसके बाद एक और है, 2 ही करेंगे, तीसरा हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन ये तुम्हारा क्या रहा, मेनली असफल रहा है। असफल क्यों रहा जी? अभी बताता हूं क्या क्यों असफल रहा। अब जिस टाइम ये तुम्हारा पहला गोलमेज सम्मेलन था, उस टाइम भारत का वॉइसरॉय कौन होता था भाई? तो उस टाइम भारत का वॉइसरॉय कौन होता था? इरविन होता था, जिसको गांधी इरविन समझौता भी बोल देते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, सुना हुआ ना, गांधी इरविन समझौता। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन था, उस टाइम भारत का वॉइसरॉय कौन था? वॉइसरॉय था इरविन। और इरविन ने क्या गांधी को समझाया? इरविन क्या बोला गांधी जी को कि गांधी जी देखो बात ऐसी है कि हम आपकी कुछ बातें मान लेंगे, हम जितने भी ये हमने, जैसे ये तुम्हारा आपका सविनय वैज्ञानिक आंदोलन चला, इस आंदोलन के दौरान जितने भी लोग हमने गिरफ्तार करे हम उनको छोड़ देंगे, लेकिन 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 जिसने हिंसा फैलाई उनको नहीं छोड़ेंगे। मतलब जैसे भगत सिंह जी और थे भाई, इन्होंने बॉम्ब फेंका था और एक इनका सैंडर्स की हत्या भी करी थी, तो यानी एक तरीके से अंग्रेजों की दृष्टि में उन्होंने हिंसा फैलाई थी, तो उनको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो नेता थे जो जिनको मैंने आंदोलन के दौरान पकड़ा हम उनको छोड़ देंगे। ठीक है जी, पहली शर्त मान ली। दूसरी शर्त, आप लोग नमक कानून, हम इस नमक कानून को भी वापस ले लेंगे, आम नागरिक भी नमक बना सकता है, लेकिन उसको बेच नहीं सकता, अपने यूज के लिए बना लेना, लेकिन बेचना नहीं है। दूसरी शर्त भी मान ली। ठीक है, इस टाइप से इन्होंने अलग अलग सारी शर्तें, मतलब इनके मानने की कुछ अपनी कंडीशन भी रख दी। ठीक है, तो इसको बोलते गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, नाम सुना, पूना पैक्ट या गांधी इरविन समझौता। ठीक है, ये इसको बोलते, ये हुआ था। तो ये तुम्हारा पहला वॉइसरॉय था, मतलब कि पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान क्या था तुम्हारा, इरविन वॉइसरॉय था। खास बात क्या, पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया, कांग्रेस ने इसके अंदर हिस्सा नहीं लिया। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा था कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया, तो पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। ठीक है जी, तो पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया किसने, तो ये भी पूछ लिया जाता है, तो लिख लो। हालांकि मतलब कि इतना कोई विस्तृत पूर्वक तरीके से पूछता नहीं, लेकिन फिर भी याद रख लो भाई, क्या पता पूछ ले आपसे।
तो हिंदू जो संगठन के जो लोग थे, हिंदू धर्म से जो बिलोंग करते थे, वो दो व्यक्ति थे, एक तो एम.आर. जैकर और दूसरा वी.एस. मुंजे। एम.आर. जैकर और सेकंड व्यक्ति थे वी.एस. मुंजे। इनके द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया, ना महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया। याद रखना, पहले गोलमेज सम्मेलन के अंदर ना तो महात्मा गांधी जी ने हिस्सा लिया, ना कांग्रेस ने हिस्सा लिया। महात्मा गांधी सिर्फ एकमात्र जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, उसके अंदर आपके शामिल हुए थे, और कांग्रेस भी उसी के अंदर शुमार हुई थी। उसके अलावा महात्मा गांधी किसी भी गोलमेज सम्मेलन के अंदर शामिल नहीं हुए। ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ठीक है जी। मुस्लिम लीग से कौन कौन शामिल हुए, यानी मुस्लिम समुदाय से कौन कौन शामिल हुए? तो मुस्लिम समुदाय से आपके ये मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना एक तो ये शामिल हुआ था। दूसरा तुम्हारा कौन सा शामिल हुआ मुस्लिम लीग से? आगा खान। ठीक है, कौन? आगा खान। ये दो व्यक्ति शुमार हुए मुस्लिम लीग से। तीसरा जो आता तुम्हारा दलित समुदाय, दलित समुदाय यानी जो पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, ठीक है, उनसे कौन शामिल हुआ? पिछड़ा वर्ग या अछूत वर्ग बोल देते हैं उस टाइम के समय के हिसाब से। पिछड़ा वर्ग या अछूत जो वर्ग है, वहां से कौन शामिल हुए? तो उस वर्ग से शुमार हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, वो आपके शुमार हुए। बी.आर. अंबेडकर, जिनको संविधान का मेन जो जनक है वो इन्हीं को बोला जाता है, भारतीय संविधान का। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये शुमार हुए पिछड़ा वर्ग की तरफ से इसी गोलमेज सम्मेलन के अंदर। ठीक है, महिलाओं की तरफ से बेगम जहां आरा ये मेनली शुमार हुई। दो महिलाएं हुई थी मेनली शुमार, लेकिन मेरे को एक ही का नाम याद है, बेगम जहां आरा। सेकंड का मेरे नाम याद नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, बेगम जहां आरा जो कि इसके अंदर शुमार हुई थी। इंपॉर्टेंट, एक मिनट रुक जाओ, 2-3 मैसेज खुड़क ले किस क्या। ठीक है, हाँ, बेगम जहां आरा। दूसरा सर राधाबाई, हाँ, राधाबाई सुबालकर कुछ ऐसा नाम था, नाम देना इतना नहीं पूछता यार। ठीक है, लिख लो फिर भी राधाबाई, इतना याद रख लो। ठीक है, ये दो महिलाएं शामिल हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की हम लोगों ने बात करने लग रहे हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हुई, और इसी दौरान हमारा क्या हुआ? पुना पैक्ट हुआ। ठीक है, दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट भी इसको लोगों को बोल देते हैं। आ जाओ इसके बारे में देखो। इसी के दौरान क्या हुआ हमारा? दिल्ली समझौता, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान की बात है, या फिर गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता भी बोल देते हैं इसको। ये क्या कुछ मामला था जी, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। भाई इरविन ने बुलाया गांधी जी को, बोला भाई ऐसे 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 ये सिस्टम करेंगे। ठीक है, और ये मेनली हुआ कब था? मेनली 5 मार्च 1931। डेट याद रखनी, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। रट लेना भाई। ठीक है, पक्का आता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये समझ लो गांधी जी की 5 मांगे पूरी कर दी गई इरविन के द्वारा। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, पक्की डेट याद रखनी, बाकी से सारा भूल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता अप्रूव कब हुआ तुम्हारा? कराची अधिवेशन के अंदर इस समझौते को अप्रूव किया गया। ठीक, किसके अंदर? कराची अधिवेशन के अंदर गांधी इरविन समझौता अप्रूव हुआ। भाई कांग्रेस के लोग भी इन चीज़ों से सहमत हो गए कि हाँ भाई इरविन ने जो बात करी है भाई ठीक है, अपने नेता यहाँ छोड़ देगा, टैक्स टुक्स भी हटा दिया, सारी चीज़ें मानने तैयार हो गए, सारी चीज़ें मतलब कि सारी सेट होगी। ठीक है, और इसी समझौते के बाद जो सरोजनी नायडू थी, उन्होंने क्या बोला? भाई गांधी जी और जो तुम्हारे ये इरविन है, ये दोनों के दोनों व्यक्ति महात्मा हैं। ठीक है, इसी समझौते के बाद याद रखना, सरोजनी नायडू ने इरविन और गांधी दोनों को महात्मा कब बोला था? तो तुम्हारा गांधी इरविन जो समझौता है, इसके बाद क्या है, इसने इन दोनों को क्या बोला था? महात्मा बोला था। ठीक है, गांधी जी प्लस इरविन दोनों को महात्मा बोलिया। किसने बोलिया? दोनों थी, महात्मा की उपाधि दे दी सरोजनी नायडू ने। ठीक है, देख लो तुम, ये तुम्हारे वो हैं नेता, आजादी के नेता। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री ना करवाओगे सर? करवाऊंगा भाई अनुज सिंह। मैंने तो ये बोला यार मॉडर्न हिस्ट्री पूरी हो जाएगी 2 दिन में। मैंने ये थोड़ी ना बोला कि भाई इसके बाद हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। एंशिएंट भी कराऊंगा, मिडिवल भी कराऊंगा, सारी कराऊंगा यार। तुम टेंशन क्यों लेते हो? इतने डिप्रेस्ड मत होया करो यार। ये बात, शाबाश। अब तुम समझने लगे हो चीजों को। अब तुम खुद बताओ, जब मैंने तुमको इतिहास डिटेल तरीके से बताया तो तुम समझने लग रहे हो ना ये किस टाइप के लोग थे। मतलब इनको आजादी भी चाहिए,
एक टाइम पर ये अंग्रेजों का विरोध भी करने लग रहे हैं, और उसी स्टेज पर सरोजनी नायडू जैसी महिला इरविन को महात्मा बताने लग रही है, संत बताने लग रही है। आप सोच के देखो। आपने देखा जैसे जब भगत सिंह जी ने भी भाई बम डाला, स्पेशल सिर्फ उनको सचेत करने के लिए बम डाला, तो उसके भी मतलब महात्मा गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन सभी ने उसका विरोध किया। तो बोले नहीं, इन्होंने गलत किया। गलत क्यों किया? तुम्हें उसका समर्थन करना चाहिए था कि हाँ तुमने सही किया। तुमने तो एक तरीके से अंग्रेजों के हौसलों को बुलंद किया, ये बात बोल गए। ये चीज बोलनी नहीं चाहिए थी। मान रहे हो इस बात को? यार अब आप खुद सोचो, अपने घर में 5 व्यक्ति आप ही मान लो, तुम में से मान लिया 2-4 जने हो, और एक में आप ही घर के 5 व्यक्ति हैं। कल को मान लो तुम में से कोई मतलब कोई बाहरी व्यक्ति है, उसके वो व्यक्ति तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर देता है, या फिर मान लो तुम है, तुम उसके थप्पड़ भी मार के आ जाते हो। बाहरी व्यक्ति के, कोई बाहर का व्यक्ति शरारती तत्व है, तुमने उसके थप्पड़ मार दिया। वैसे नहीं करने लग रहा मैं, कोई शरारती तत्व हो, कोई अलबाद है, तुमने उसके थप्पड़ मार दिया, ठीक है? तो मैं तुम जब जैसे घर पे आओगे तो मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा भाई ना भाई तुमने गलत किया, तुमने उसके थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अरे यार वो व्यक्ति खुद गलत है। अगर वो व्यक्ति सही है ना, जैसे मान नॉर्मल व्यक्ति, तुम उसके थप्पड़ मार के आते हो, तुम खुद अत्याचार करके आते हो, तब तो मैं तुम्हारा विरोध करूंगा भाई तू गलत करके आया, भाई तुम बिना बात किसी के ऊपर थप्पड़ मार या फिर और ये सुधा नहीं करना चाहिए, ठीक है? और अगर अगला व्यक्ति गलत है, खुद तुमको तंग करता है, और तुम उसके अगर थप्पड़ मार के आते हो, तो इसमें गलत क्या भाई? कब तक अत्याचार सहेंगे? तो मैं तुमको शाबाशी दूं, भाई बहुत सही करा, तू नहीं मारता तो मैं मारता उसका। यह चीज बोलनी चाहिए थी, लेकिन इसकी बजाय उल्टा बोलिया। गांधी जी के द्वारा भी और नेहरू जी के द्वारा भी, दोनों ने ना गलत कराया। भगत सिंह जी ने आजकल के ये जवान युवा पता नहीं कहां पर देश को लेके जाएंगे, इस टाइप की चीजें बोली, जो ये गलत है। भाई जी आपकी वीडियो प्राइवेट हो जाती हैं, बाकी क्लास कैसे देखें? अंकित शर्मा भाई बैच के अंदर मिलेंगी आपको। जॉब्स टारगेट के नाम से ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट जीके का कोर्स मिलेगा। आप उनमें से कोई सा परचेज कर सकते हो, उधर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है भाई? तो ये था हमारा पहला गोलमेज सम्मेलन, चीजें समझ में आई। अब आया हमारा सेकंड गोलमेज सम्मेलन, बस ये पढ़ेंगे आज, फिर उसका तुम्हारी क्लास की छुट्टी, थर्ड वाला कल पढ़ेंगे, ठीक है? सेकंड गोलमेज सम्मेलन भाई, इसके अंदर क्या कुछ मामला हुआ सेकंड गोलमेज सम्मेलन के अंदर? आओ, सेकंड जो तुम्हारा गोलमेज सम्मेलन था, इसके अंदर क्या कुछ हुआ? ये तुम्हारा इसके अंदर कांग्रेस शुमार हुई, महात्मा गांधी जी भी शामिल हुए, सरोजनी नायडू भी शामिल हुई, मदन मोहन मालवीय भी शामिल हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शामिल हुए। इसके अंदर ये सारे व्यक्ति तो शुमार हुए। यानी इसकी खास बात क्या है? साल तो पता ना, भी मैंने साल तो पीछे लिखवा दिया था, साल 1931 कांग्रेस शामिल हुई। और कांग्रेस की तरफ से कौन शामिल हुए? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से शामिल हुए थे, ठीक है जी? जो आपको दूसरे व्यक्ति कराऊंगा, ये कांग्रेस की तरफ से शामिल नहीं हुए थे, ये इंडिविजुअल शामिल हुए थे। कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक ही व्यक्ति था, महात्मा गांधी। अब और व्यक्ति कांग्रेस की तरफ से नहीं है, इंडिविजुअल है। सरोजनी नायडू शामिल हुई, ये कांग्रेस की तरफ से नहीं थी, ये इंडिविजुअल थी, अपनी अलग से गई थी, ठीक है? मदन मोहन मालवीय शामिल हुए, मदन मोहन मालवीय शामिल हुए। भीमराव अंबेडकर शामिल हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये शामिल हुए। तो ये सारे व्यक्ति तो इसके अंदर शुमार हुए। और इस सम्मेलन के अंदर एक दिक्कत आई। दिक्कत क्या आई जी? एक और चीज इंपॉर्टेंट, आपको एक और चीज बता देता हूं आपको। जब हमारा पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, उस टाइम हमारे जो वॉइस रॉय थे वो कौन थे? इरविन थे। इरविन हमारा वॉइस रॉय था भारत का, लेकिन इरविन का समय था साल 1931 तक का, उसके बाद ये हट गया था। तो जो सेकंड वॉइस रॉय आया था भारत का, वो बना था तुम्हारा विलिंगडन, ठीक है? कौन थे? विलिंगडन था, याद रखना। इस टाइम वॉइस रॉय कौन बना था भारत का? जब सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ, विलिंगडन था भाई वॉइस रॉय। और जो विलिंगडन था ना, तो गांधी जी क्या बोले, भाई अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए मैं जाने तो लग रहा हूं लंदन, लेकिन पहले तो इरविन था, इरविन के साथ मेरी बात हो रही थी, भाई ये चीजें थी, ये डील हमारी हुई थी। लेकिन अब वो ऐश्वर्य बदल चुका है, भाई एक बार मैं इससे बात कर लेता हूं, कदे मैं चले आ जाऊं और उधर जाके बात ना बनाए। तो गांधी जी एक बार के लिए रुक गए थे, और ये सारे व्यक्ति तो पहले चले गए थे, ये अलग समुद्री जहाज के अंदर गए थे। महात्मा गांधी जी फिर इनसे मीटिंग करने चले गए, और महात्मा गांधी जी फिर अलग से बाद में एक अलग समुद्री जहाज के अंदर गए थे, ठीक है? और फिर बाद में महात्मा गांधी जी जब ब्रिटेन पहुंचे थे, तो उस टाइम वो किंग्सले हॉल के अंदर रुके थे भाई, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। महात्मा गांधी जी कहां पर रुके थे? किंग्सले हॉल के अंदर रुके थे। किंग्सले हॉल, जो कि ब्रिटेन के अंदर एक जगह है,
इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी जी लंदन के अंदर कहां रुके थे? किंग्सले हॉल के अंदर रुके थे, और यहीं पर एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था चर्चिल। वो अपने आप को चर्चा में करना पसंद करता है, मैं किस तरीके से चर्चा में आऊं। तो चर्चिल ने वहां पर, जैसे जब महात्मा गांधी उस टाइम गए थे तो धोती के अंदर और लंगोटी के अंदर ही चले गए थे, ठीक है। तो उस टाइम चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या बोला था? अर्धनग्न फकीर बोला था। तो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने बोला? तो चर्चिल के द्वारा क्या महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोला गया था। कब बोला गया था पता लगा? जिस टाइम महात्मा गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन गए थे, तो ये यहाँ पर रुके थे किंग्सले हॉल के अंदर। तो इसी हॉल की जब पैड़ियों के ऊपर जाने लगे रहे थे, तो उस टाइम चर्चिल नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, बोलने वाले तुम अर्धनग्न फकीर है, यानी आधा नंगा फकीर है। ऊपर तो मैं पैर है, नीचा धोती धोती में गए थे, आधा नंगा है, आधा नंगा फकीर। इस तरीके से इन्होंने शब्दावली का प्रयोग कराया था। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर एक अड़चन आई द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। क्या अड़चन आई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, ये क्या बोलते, देखो सारी जो मांगे थी भाई, जो गांधी जी की थी या और भी लोगों की मांगे थी, वो पेश कर दी गई। हमें अपना मतलब खुद का राज सी, हमारे नेताओं को छोड़ो, और ये चीजें वो चीजें वो ये सारी चीजें हुई। फिर अंग्रेज ने बोले स्पेशल खुद का राज तो मिला को नहीं, हम तुम्हारी सुविधा के लिए ये चीजें करते हैं, हम तुम्हारी मांगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, नमक कानून हटा देंगे, तो तुम्हारे नेताओं को छोड़ देंगे, लेकिन जिन्होंने हिंसा फैलाई थी उनको छोड़ेंगे नहीं, बाकियों को छोड़ देंगे। सारी चीजों के ऊपर मांग मानी गई। फिर क्या हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे बोले कि जो SC कास्ट है, अब SC का मतलब सुभाष चंद्र नहीं है, SC का मतलब शेड्यूल कास्ट है, यानी जो अनुसूचित जो जाति है, इसके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र हो। SC कास्ट के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र हो, अलग निर्वाचन हो। ये चीज सुनते ही सारे के सारे लोग हैरान रह गए। भीमराव अंबेडकर जी ने इस चीज का पहले जिक्र किया नहीं। ये क्या बोले? जो भी अनुसूचित जाति है या जो निचले तबके की जाति है, जिनको अछूत जाति बोल देते हैं या कुछ भी बोलते हो आप लोग, ठीक है, तो इनके लिए अलग से निर्वाचन हो। अलग से निर्वाचन कैसे जी? जैसे आप लोगों ने देखा होगा मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने ये डिमांड करी थी कि हमारे लिए अलग से इलेक्शन हो, मुस्लिम लीग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र हो। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के अंदर भी बताया था, पर जब नेहरू रिपोर्ट सौंपी गई थी उस टाइम जिन्ना ने विरोध क्यों किया था? जिन्ना यही तो बोलने लग रहा था बस सांप्रदायिक निर्वाचन हो। सांप्रदायिक का मतलब होता है भाई जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर जो अलग अलग जो इलेक्शन होते हैं उसको बोलते हैं सांप्रदायिक। तो उसी टाइम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी ये बात बोली कि जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति है, इनके लिए अलग से इलेक्शन होने चाहिए। तो महात्मा गांधी जी बोले अरे यार अंबेडकर ये क्या बात करने लगे रहे मेरे भाई तू। अब आप खुद सोचो भाई, अंबेडकर जी मतलब कि गांधी जी ने बात बोली भाई अंबेडकर भाई तू खुद सोच। अब लगे मुस्लिम समुदाय के लोग थे, ये अपना तो अलग होने लग रहे थे भाई कि हाँ भाई हमारे लिए अलग से इलेक्शन हो। तभी देखो देश कितना बट गया। अब आप ये सोचो भाई, एक तो पूरा भारत देश है, वो एक साथ इकट्ठा होकर लड़े, अंग्रेजों को भगाए। अब इस भारत के दो टुकड़े हो गए, एक हिंदू समुदाय में बट गया, एक मुस्लिम समुदाय में बट गया। अब मुस्लिम वाले अपना पूरा साथ नहीं देते, ये कहते हैं हमारे अलग से इलेक्शन हो हमारे धर्म के आधार पर। और अब भाई अंबेडकर भाई अब तो ऐसे कहने लग रहा है कि SC कैटेगरी के भी अलग से इलेक्शन हो। तो ये तो हिंदू धर्म है जो उसके अंदर भी एक अलग से बंटवारा हो गया, यानी जातियों के आधार पर और सिस्टम बटने लग जाएगा फिर तो।